वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। सभी लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि मतलब हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है इससे और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आपका टोटल 10 नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल गद्य साहित्य का इतिहास। ये जो गद्य साहित्य होता है ये होता क्या है, कहाँ से शुरुआत है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है हम केवल उसको देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में कहाँ से है, तो हमारे सिलेबस में जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वो है शुक्ल युग से। कहाँ से है? शुक्ल युग। तो हम लोग शुक्ल युग पढ़ेंगे पहले और उसके बाद पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। शुक्ल युग का मतलब होता है, जैसे शुक्लोत्तर का मतलब है शुक्ल के बाद वाला। ये कहते गवनिया कहते हाँ। नहीं, हर दो साइड शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग की अगर बात करें तो शुक्ल युग की जो समय सीमा होती है, सभी लोग नोट भी कर लेना भैया। शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक होती है। तो शुक्ल युग के समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा 1920 से लेकर के 1936 तक है। कहीं कहीं पे आपकी जो 1920 से 1936 है, ये कहीं कहीं पे आपको 1919 से 1938 भी मिलती है। ये जो समय सीमा है शुक्ल युग की, ये आपकी 1920 से लेकर 1936 तक अथवा 1919 से लेकर 1938 तक, दो तरीके से मिलती है। तो मतलब दरअसल बात ये है कि मतलब सर जी हम किसको सही माने, 1920 को या 1936 को। तो समझने की बात ये है कि जो 1919 से 1938 है ये भी सही है, और जो 1920 से 1936 है ये भी सही है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही है, और अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में मान लो ऑप्शन दोनों रहा तो क्या करेंगे? तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ऑप्शन दोनों आए। अगर ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा। कारण क्या है उसका? कारण ये है, आप लोग जानते हैं जो युग होता है ना, युग में साल 2 साल का डिफरेंस चला करता है। वो युग की जो शुरुआतें होती हैं उनके लिए ये नहीं बताया जाता है कि कंफर्म बस कल ही से शुरू हो गया। जैसे आजादी दिलाने के लिए लोगों ने जब मतलब जो है नींव उठाई या नींव रखी, बीड़ा उठाया आजादी के लिए, तो ये थोड़ी ना कंफर्म था कि बस हम आज ही से उठा रहे हैं। वो तो धीरे धीरे चिंगारी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि ब्लास्ट हुआ और उसी दिन से पूरी तरीके से हो गया। तो वही चीजें हैं। तो कहीं कहीं पे समय सीमा 1919 से 1938 मिलती है, और कहीं कहीं पे समय सीमा 1920 से 1936 मिलती है। अब बात की जाए अगर जो शुक्ल युग है, अगर शुक्ल युग की बात करें तो शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जानते हैं? शुक्ल युग के अन्य नाम। तो अगर शुक्ल युग के अन्य नाम की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिएगा, शुक्ल युग के जो अन्य नाम हैं उनमें आपका एक तो शुक्ल युग है ही भाई, शुक्ल युग को शुक्ल युग तो कहेंगे ही। इसी शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं। इसी शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं। इसी शुक्ल युग को
प्रेमचंद युग कहते हैं। इसी शुक्ल युग को प्रसाद युग कहते हैं। ठीक, देखो ये जो शुक्ल युग है, ये शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग को अन्य कौन कौन से नामों से जानते हैं? तो शुक्ल युग को हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं और प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रसाद युग कब से कब तक था, तो क्या बताएंगे? 1920 से 1900 या 1900 अगर आपसे कोई पूछे छायावादी युग कब से कब तक था, तो भी वही ऑप्शन 1920 से 1936, 1919 से 1938। अगर आपसे कोई पूछे प्रसाद युग कब से कब तक था, तो क्या बताओगे? 1920 से 1936, 1919 से 1938। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो तीनों ये नाम दिख रहे हैं, ये इसी का एक भाग है। ठीक है ना? तो जो ये आपका शुक्ल युग है, शुक्ल युग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है बताएंगे, आप लोग भी बोलेंगे। छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग। अब बात ये आती है, ये शुक्ल युग का जनक कहते किसको है? इसके मतलब जो पिता कौन है, मतलब शुक्ल युग की शुरुआत की किसने? तो शुक्ल युग का जो नाम पड़ा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर आपका क्या पड़ा था? शुक्ल युग पड़ा था। और इसी शुक्ल युग का अन्य नाम है छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग। अब सर जी, मतलब इन नामों की जरूरत पड़ी क्यों? बात यह आती है, इन नामों की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। बेटा देखो, जो शुक्ल युग था ना, शुक्ल युग की अगर बात करें तो ये निबंधों का क्षेत्र था। मतलब जब निबंधकार हुआ करते थे, जब निबंधों की रचना हुआ करती थी, तो उस टाइम के युग को शुक्ल युग कहा गया। जिस टाइम पे आपका क्या बोलते हैं, निबंध लिखे जाते थे, एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक क्रिकेट का टाइम होता है, ठंडे में क्रिकेट लोग ज्यादा ही खेलते हैं, तो वही तरीके से युगों की बात थी, जो मतलब रचनाएं होती थी। तो शुक्ल युग क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें निबंधों की ज्यादा मतलब जो है खोज हुई, या यूं समझ लीजिए निबंधों की ज्यादा रचना हुई। छायावादी युग में क्या हुआ था? छायावादी युग इसका नाम कैसे पड़ा? तो छायावादी युग के अंतर्गत ज्यादातर काव्य लिखे गए। क्या लिखे गए थे? ज्यादातर काव्य लिखे गए, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए काव्य संगत था। शुक्ल युग किस संगत में था? निबंध संगत, निबंध क्षेत्र से रिलेटेड है। छायावादी युग अगर काव्य, अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एक मतलब कवि का नाम बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि कवि का मतलब, इसका मतलब ये है कि छायावादी युग की बात हो रही है। अगर प्रेमचंद युग की बात करें, तो प्रेमचंद युग क्यों मतलब माना गया, प्रेमचंद युग क्यों प्रसिद्ध है? तो जो प्रेमचंद युग था, तो इस प्रेमचंद युग के दौरान ज्यादातर उपन्यास लिखे जाते थे, ज्यादातर कहानी लिखी जाती थी। तो कभी अगर बात आ जाए कि मतलब जो है उपन्यासकार किस युग में हुआ करते थे, तो प्रेमचंद युग में हुआ करते थे। कहानीकार किस युग में हुआ करते थे? प्रेमचंद युग में हुआ करते थे। मतलब कहने का यह है कि जो प्रेमचंद युग है, ये सही सही देखा जाए तो उपन्यासकारों के लिए है और कहानीकारों के लिए है। इसीलिए तो मुंशी प्रेमचंद इसी में थे। ठीक है। प्रसाद युग की बात करें तो प्रसाद युग जो था, इस दौरान नाटक लिखे गए। नाटक के क्षेत्र में ज्यादा फैला था। नाटक के क्षेत्र में, किस क्षेत्र से? नाटक के क्षेत्र से इसका नाम दिया जाने लगा प्रसाद युग। मतलब कहने का ये है, हर युग में
अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती थी, लेकिन ये युग कोई अलग अलग नहीं है। इन युगों को अलग अलग नामों से जानने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन युगों में अलग अलग धाराओं या अलग अलग विधाओं की रचनाएं हुई। इसीलिए इसी शुक्ल युग का नाम छायावादी युग हो गया, इसी शुक्ल युग का नाम प्रेमचंद युग हो गया, इसी शुक्ल युग का नाम प्रसाद युग हो गया। जैसे गांव में आपने सुना होगा, जब कोई बहुत सीधा साधा है, बहुत सीधा साधा मतलब इसका टाइम अभी सही चल रहा है, और अगर कोई मतलब जो है क्या बोलते हैं उद्दंडता पे उतर जाते हैं, बस यही साल से के लाइन खराब हो गई है कि नहीं ऐसा? तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जिस टाइम पे जो काम होता है उसको लोग उस मतलब जो है वे में देखने लगते हैं। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसको अगर आप लोग नोट करना हो तो नोट कर ले, नहीं तो मतलब हम मिटा के आगे काम करें। अगर उतारना हो तो ठीक है, और नहीं तो मतलब मिटा दें। नहीं तो मतलब जो है अभी मतलब आप लोग हम मिटा देते हैं, आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, या उतारना हो तो उतार लीजिए। रोक दो, कट 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 कर दीजिए, रुकिए ना। अरे भैया आगे देखिए आप लोग। तो आपको ये पता चला शुक्ल युग को हमने 3 नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम थे? छायावादी युग हो गया, प्रसाद युग हो गया और प्रेमचंद युग हो गया। ठीक है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी? शुक्ल युग की समय सीमा 1920 से 1936 तक थी, और शुक्ल युग की समय सीमा 1920 से 1936 तक थी, और एक 1919 से 1938 तक थी। शुक्ल युग किसके नाम पे पड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा है। और अगर बात की जाए कि शुक्ल युग के जो प्रमुख लेखक है उनकी बात करें तो उनमें कौन कौन से हैं? तो मुख्य लेखकों में, मुख्य लेखक की अगर हम बात करें तो शुक्ल युग के मुख्य लेखकों की बात में नंबर 1 नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका नाम आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये शुक्ल युग के जनक माने जाते हैं, मतलब इन्हीं के नाम पे शुक्ल युग पड़ा है। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, अगर ये है तो इनकी कुछ रचनाएं भी होंगी। बता सकते हैं इनकी कोई रचना? त्रिवेणी और त्रिवेणी इनकी कौन सी विधा है, बता सकते हैं? नहीं पता है? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। एक इनकी है रस मीमांसा। रस मीमांसा ये इनकी आलोचना विधा है। ये इनकी कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। अभी ये भैया ने नाम लिया त्रिवेणी, त्रिवेणी भी इनकी आलोचना विधा है। ठीक है, तो रस मीमांसा कौन सी विधा है? आलोचना। त्रिवेणी कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। एक इन्होंने लिखा हुआ है चिंतामणि। चिंतामणि ये इनका निबंध संग्रह है। कौन सा है? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह है। और एक इनका है विचार वीथी। विचार वीथी ये भी इनका निबंध संग्रह है। और एक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का, ये इनकी कौन सी विधा है? इतिहास लेखन है, इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। इतिहास ग्रंथ है। एक सूरदास, इनकी एक रचना है। सूरदास जी की एक रचना है।
और सूरदास की अगर बात करें तो ये कौन सी विधा है? आलोचना विधा। कौन सी विधा है? ये इतनी रचनाएं इनकी ज्यादा कुछ, एक 11 वर्ष का समय भी आता है। 11 वर्ष का समय। एक मिनट बेटा देखें, किसी को कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। सूरदास इनकी कौन सी रचना थी? कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। रसमीमांसा किसकी रचना है? बोलो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। त्रिवेणी किसकी रचना है? कौन सी विधा है? आलोचना। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र। कौन सी विधा है? निबंध संग्रह। विचार विधि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र। कौन सी विधा है? निबंध संग्रह। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र। कौन सी विधा है? इतिहास। और सूरदास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र। कौन सी विधा है? आलोचना। तो एक बात तो साफ समझ में आ रही है, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देख पा रहे हो तो देखो, शुक्ल जी की एक मतलब खास बात समझ में आ रही है। देखो ये एक आलोचना नाम दिख रहा है ना, निबंध संग्रह भी दिख रहा है और इतिहास ग्रंथ भी दिख रहा है। 3 चीजें दिख रही हैं। इन 3 चीजों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आलोचक भी हैं, वो निबंधकार भी हैं और वो इतिहासकार भी हैं। समझ में आई ना चीजें? मतलब अगर आ जाए आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस क्वेश्चन को ऐसे बताएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार थे, तो आपके दिमाग में चलेगा इन्होंने कोई निबंध लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये तो पहले ही दिखा है ना कि निबंधकार थे, क्योंकि उन्होंने निबंध संग्रह चिंतामणि लिखी है, विचार विधि लिखी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक भी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार भी थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार भी थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के जनक भी थे। इतने प्रश्न इनके ऊपर से बन रहे हैं, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको तैयार रहनी चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, क्या बताओगे? शुक्ल युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, छायावादी युग, या यूं कह लीजिए प्रेमचंद्र युग। कब से कब तक था? 1919 से 1938, 1920 से 1936, ठीक है? अब अगर इसी क्रम में हम बात करें तो एक दूसरे मतलब जो है कवि की, मतलब एक दूसरे लेखक की बात करते हैं। इसको हटा दे, हो गया है, नोट करो जल्दी से।